स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, सो आप लोग पेंसिल वगैरह लेके बैठे हो ना? प्रोटेक्टर, पेंसिल, रोलर एंड ड्रॉ स्केल, होपफुली। Okay, so we are starting with the chapter called as balancing. Now basically what do you mean by balancing? Balancing में हमको करना क्या है? देखो स्टूडेंट्स, कभी कभार क्या होता है कि you have got a shaft, ठीक है, और उस शाफ्ट के ऊपर डिस्क है. So we say that कि हमारे पास एक शाफ्ट है और मैं यहाँ से पहले डिस्क बना लेता हूँ उसको. ये डिस्क है एक शाफ्ट के ऊपर, and this is your bearing. Okay, अब आपने जो है ना इधर कीला ठोक, इधर जो है बोल्ट्स ठोके इधर, तो यू हैव अ बोल्ट्स, मल्टीपल बोल्ट्स है. जब तक बोल्ट्स नहीं थे तो, और जब आप इसको घुमा रहे थे तो बेसिकली कैसा हो रहा था कि डिस्क एकदम प्रॉपर घूमती थी, लेकिन आपने जब बोल्ट ठोके तो आपने प्रोपोर्शनल में बोल्ट नहीं ठोके, आपने अनइवन ठोके, मतलब कहीं पे भी आपने बोल्ट लगा दिए. अब मुझे बताओ कि सर ये न्यू चैप्टर है? हाँ, न्यू चैप्टर है. स्टैटिक एंड डायनामिक इवैल्यूएशन खत्म हो गया ना, इंजन एनालिसिस हो गया ना अपना. यस सर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग. ये करना है क्या बोल रहे हो? इस चैप्टर में ड्राइंग करना है खाली. हाँ, इस चैप्टर में ड्राइंग मतलब कैलकुलेशन के साथ ड्राइंग करना है. हेलो. हाँ सर. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ड्राइंग भी करना यस है, सर। कैलकुलेशंस भी करना है. ओके, सो हाँ, ये चैप्टर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी गणपति के टाइम पे अटेंडेंस प्रॉपर नहीं है ना, तो मैं ये चैप्टर यस सर। है तो खत्म करता हूँ. आफ्टर गणपति विल स्टार्ट विद वाइब्रेशन, तो कैसा कंटिन्यूएशन रहेगा उसमें. ओके, एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक. नाउ हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग की. अभी मुझे बताओ, ये जो बोल्ट्स मैंने लगाए हैं, ये बोल्ट्स इन वन प्लेन है कि मल्टीपल प्लेन में लगाए मैंने? हाँ बच्चा, एक डिश है, डिश तो वो एक प्लेन जैसा होता है ना, उसमें हमने बोल्ट लगाए. सो बोल्ट्स आर इन सिंगल प्लेन, बराबर, और मैंने अनइवन लगाए, तो हम इसको बोलेंगे वाइब्रेशन will be caused due to unbalanced bolt dimension on this. This cause vibration in shaft. So in order to balance this shaft, we go for balancing of masses in single plane.
एक सिंगल प्लेन के अंदर हम लोग बैलेंसिंग ऑफ, सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ मासेस इन सिंगल प्लेन। तो अपना फर्स्ट टाइप है, दिस इज बैलेंसिंग का अपना टाइप नंबर 1। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ मासेस इन सिंगल। नाउ बेसिकली ये दिस वाज द बैलेंसिंग ऑफ मासेस इन द सिंगल प्लेन। दूसरी चीज जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, दैट इज टाइप 1 के बाद में, दैट इज नथिंग बट type 2. Okay, what is type 2? Let us say we have a shaft, single shaft है अपने पास, and over here we have a bearing like this. Okay, एक मास हमने इधर कनेक्ट कर लिया, दूसरा मास पीछे साइड में, तीसरा मास आगे साइड में, और चौथा मास ऐसे। ठीक है, so we have multiple masses। अच्छा, ये जो मैंने ऐसे बताया है, ये ऐसे इसलिए बताया क्योंकि ये पीछे साइड में मास है, ये ऐसा इंक्लाइन मास नहीं। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखेंगे या फिर इसको हम थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करते 3D के अंदर, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में। एक मास इधर, दूसरा इधर, तीसरा यहाँ से, चौथा पीछे से, तो मल्टीपल मासेस। अब ये मासेस जो है इसको अटैच है, डोंट यू थिंक सो? यहाँ पे मासेस जो है वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है, यस और नो? यस, so this is mass 1, mass 2, mass 3, mass 4. All the masses are in different plane. This cause unbalance in shaft. So in order to balance this shaft, we go for balancing of masses in several plane. इसको हम क्या बोलते हैं? Balancing of masses in several plane. अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी सर बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ मासेस इन सिंगल प्लेन, बैलेंसिंग ऑफ मासेस इन सेवरल प्लेन, ठीक है, आपको, आप जब टेकमैक्स, आप अभी आपने शायद से टेकमैक्स खरीदा रहेगा होपफुली, ठीक है। टेकमैक्स के अंदर आपको इतना कचरा दिया है, इतना कचरा दिया, मतलब जो चीजें सिलेबस में नहीं है ना वो भी दिए, क्योंकि बेसिकली कैसा था कि ये जो सब्जेक्ट था वो था पहले थियरी ऑफ मशीन 1 और थियरी ऑफ मशीन 2 और वाइब्रेशन, और थियरी ऑफ मशीन 2 का सिलेबस प्लस वाइब्रेशन का सिलेबस मिक्स करके इन लोग ने एक नया सिलेबस बनाया, दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीन। अब वो टेकमैक्स जो ऑथर है दैट इज एफ बी सैयद, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थियरी ऑफ मशीन से कुछ चैप्टर निकाले, वाइब्रेशन के कुछ चैप्टर निकाले और क्लब करके आपको डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का टेकमैक्स बना के दिए। तो बेसिकली बहुत ज्यादा ऐसे लेवल पे दिया है टेकमैक्स के अंदर जो रिक्वायर्ड नहीं, मतलब उतना पढ़ने जाओगे तो शायद से ये सेमिस्टर में पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीजें जो है आपकी, जो यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस होते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं जिसमें सारे टीचर्स लोग बैठते हैं, तो उसके अंदर क्लियर बहुत सारी चीजें दी है। जैसे क्लियर दिया है कि
Problems on Proel governors are not going to come. Problems on Hartung governor, then Wilson Hartnell governor, Pickering governors are not going to come. बट टेकमैक्स में आप देखेंगे आपको प्रोएल गवर्नर का भी प्रॉब्लम दिखेगा, हार्टूंग का भी दिखेगा, विल्सन हार्टूंग का भी दिखेगा, ठीक है। उसी तरह बैलेंसिंग अपना ये क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ मल्टी डिग्री वाइब्रेशन इज नॉट देयर इन सिलेबस, लेकिन आप टेकमैक्स में देखेंगे कि मल्टी डिग्री वाइब्रेशन का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो ये सब आपको दिमाग में नहीं तो आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा खासा अपना टाइम पास करके लेंगे। ओके सर डॉन का नोट्स रहेगा क्या आपके पास? हाँ मैं दूंगा ना, मैं इस पे LMS पे अपलोड मारूंगा ना, ओके सर। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इनलाइन इंजन की बात करते और मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो आपको सबको पता रहेगा कि मल्टी सिलेंडर इंजन में कैसा होता है, वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस, और ये शाफ्ट के ऊपर जो है cylinders are connected, right? Yes or no? And they will be at some angles, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई पूरा साइकिल कंप्लीट हो। तो 60 डिग्री पे अगर अभी ये कितना है, ये इनके बीच में है, ये टोटल है 1 2 3 4 सिलेंडर है, तो मतलब 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 90, बराबर। तो ये जो है 90 से मोमेंट लेगा, फिर ये 180, जब ये 90 कंप्लीट करेगा तो फिर ये 180 तक जाएगा, फिर ये 270 तक, और ये फिर 360 तक, फिर से ये 90 पे। मतलब मोशन ऐसा होता है कि भाई कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क। सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ इनलाइन इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। क्लियर विद दिस पॉइंट बच्चा, समझ में आया? तो अपने को सिर्फ ये 3 बैलेंसिंग पढ़ना है, और इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके इसका फोटो मैंने भेजा है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। आई एम सेंडिंग वन क्वेश्चन आल्सो जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डन बच्चा? ओके नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज मार रहा हूँ। I will start with balancing of masses
इन वन प्लेन, एक प्लेन के अंदर कितने मासेस बैलेंस करेंगे हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टेल यू बैलेंसिंग ऑफ द मासेस इन वन प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली वन प्लेन के अंदर कितने मासेस हमारे मासेस बैलेंस करना अपने को, ठीक है। नाउ मेरे को एक चीज बताओ बच्चा, अगर मुझे लेट्स से कि मेरे पास में एक शाफ्ट है, ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस, एक्स एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। मेरे पास में जो है एक मास इधर है, दूसरा मास इधर है और तीसरा मास इधर है। सो m1 m2 m3, ओके। अब दिस इज योर शाफ्ट, हाँ ये आपका शाफ्ट है, ये तुम्हारा शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट, ओके। नाउ जैसे मैंने आपको बोल्ट के बारे में बताया था, वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ बोल्ट ओनली, और ये पूरा शाफ्ट कंसीडर नहीं कर रहे, इसको सेंटर पॉइंट से बोल्ट कितने डिस्टेंस पे वो चेक कर, ठीक है। आई से दैट दिस मास इज एट r1, this is at r2, this is at r3. Are you getting this point, bacha? Yes. Okay. Now tell me, this entire shaft is rotating with omega. किससे rotate हो रहा है? Omega. So we say that omega is nothing but angular velocity of shaft. Shaft की angular velocity, ठीक है? m1, m2, m3 are nothing but unbalanced masses. R1, R2, R3 are radius of respective masses from center. Okay. Now, ऐसा कौन सा फोर्स है जब ये गोल घूमेगा, ऐसा कौन सा फोर्स है जो मासेस की वजह से शाफ्ट पे एक्ट करेगा? कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बच्चा? हाँ बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो वी से दैट Fc1, Fc2, Fc3 be the centrifugal force due to respective masses. तो हर रिस्पेक्टिव मासेस की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा Fc1, Fc2, Fc3, ओके। नाउ बेसिकली वी हैव Fc1, Fc2, Fc3, ये अपने को पता है। नाउ वी नो दैट Fc अच्छा, कुछ Fc1 is equals to m1 r1 omega square, Fc2 is equals to m2 r2 omega square, Fc3 is equal to m3 r3 omega square. Clear with this? Now इन सबको बैलेंस करने के लिए मैं एक मास लगा रहा हूँ जो आर पे है, रिजल्टेंट आर इज अ रिजल्टेंट मास का जो एम आर है वो रिजल्टेंट मास। सो वी से दैट एम आर इज resultant mass with what? हाँ बच्चा, mr is resultant mass with resultant mass with radius r और capital R, capital R
ओके ना बच्चा, अगर हम लोग ये चीज को ऐसा हम लोग पकड़ के चलते कि भाई ये जो है हमारा पर्टिकुलर ये जो मोशन है इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अ, इसका हमको एफ एफ सी फॉर रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एम आर 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 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर विद दिस? यस, यस और नो? नाउ लेट अस से कि भाई इसका ये जो एंगल है ये थीटा आर है, इसका ये जो एंगल है ये थीटा वन है, इसका ये एंगल है थीटा टू है, और इसका ये एंगल है व्हाट, थीटा थ्री। अगर मैं इसके फोर्स डायग्राम बनाता हूँ तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे जाएगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा। सो दिस विल बी Fc1, this is Fc2, this is Fc3 and this is FcR। ठीक है, नाउ हम इसको रिजॉल्व मारेंगे। जब इसको हम रिजॉल्व मारेंगे सो दिस इज थीटा वन ना, सर थीटा वन इसमें FCR क्यों है? रिजल्टेंट है बेटा। ये मतलब ये तीन फोर्सेस से अनबैलेंस क्रिएट हो रहा था, मैंने एक मास लगा दिया जो ये सारे तीन फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। यस ओके, सो हम इधर बोलेंगे Fc1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा Fc1 sin थीटा, ये हो जाएगा Fc2 cos थीटा, थीटा टू है ना, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, Fc2 sin थीटा टू, ये क्या हो जाएगा बच्चा Fc3 sin थीटा थ्री और cos थीटा थ्री, ये cos रहेगा बिकॉज दिस इज थीटा थ्री, ये भी थीटा थ्री थीटा टू, सो cos theta 3 and this is Fc3 sin theta 3 and this is FCR what, cos theta r because ये theta r है, right, and this is FCR sin theta r. Now बच्चा, can I say that summation of fx equals to 0? बोल सकता हूँ मैं at equilibrium, ठीक है। सो इफ समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, मेरे x कंपोनेंट कौन है, f1 m थीटा, बट f1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, उसी जगह पे f2 की जगह पे मैं लिखता हूँ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, उसी जगह पे m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, और उसी जगह पे सब में कॉमन क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट साइड से पूरे इक्वेशन में कट हो जाएगा। यस, हाँ यस और नो? ये ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो क्या बनेगा अपना, वो राइट साइड में जा रहा है, हम उसको बोलेंगे m1 r1 cos of theta 1 माइनस m2 r2 cos of theta 2। फिर नेक्स्ट बच्चा माइनस माइनस m3 r3 cos of theta 3 will be equal to माइनस ऑफ, वो साइड जा रहा है ना, प्लस है लेकिन वो साइड जाने के बाद में माइनस होएगा, एम आर 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 कॉस ऑफ थीटा आर। गेटिंग दिस? तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन आ रहा है, दैट बैलेंसिंग इक्वेशन कंप्राइज ऑफ व्हाट, m1 r1 ना, बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या है m1 r1,
तो जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में हम m1 r1 ओमेगा स्क्वायर नहीं लेते, हम हमेशा m1 और r1 लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते। समझ में आया बच्चा? यस। क्योंकि ओमेगा तो कैंसिल ही हो रहा है, तो रिजल्टेंट में भी कैंसिल हो रहा है और मेन में भी कैंसिल हो रहा है, तो कहीं पे ओमेगा का ये है ही नहीं, वो लो या मत लो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो मेन डायग्राम बनाएंगे, उस मेन डायग्राम बनाने के लिए आपको दो पैरामीटर, बहुत तीन पैरामीटर जरूरी है। कौन से तीन पैरामीटर? आपको n1 चाहिए, r1 चाहिए, थीटा 1 चाहिए, m2 r2 थीटा 2, m3 r3 थीटा 3, और इसमें से कोई पैरामीटर्स चाहिए जिसकी वजह से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर विद दिस? एनी डाउट्स बच्चा? No. Okay, so you have to write this, then we'll go for problem solving. Done?
हुआ क्या बच्चा? हेलो। नहीं सर, थोड़ा बात हो गया सर। ओके, रीड द क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो जो दिया है ना 220 दिया है ना, इसको हम लोग 120 लेते हैं। Okay, so the question is given to us. Question says that the two identical discs are connected by 4 bolts, 4 bolts से connect किया है at a different size and mounted on shaft. The masses and the location of 3 different bolts are as follows. इसमें अपने को सबसे पहले दिया है M1. M1 is how much? 35 grams ना? हाँ, ओके, तो 35 grams अगर हम लोग लेते हैं, so it will be 35 grams. Okay, and R1 will be how much? 110 mm. और थीटा 1 ऑलरेडी दिया है 40 डिग्री 40 डिग्री. ओके, M2 is 159 15 15 ग्राम्स है वो. 150 R2 जो 90 दिया है अपने को, और थीटा 2 कितना दिया है? 220 उसको हम 120 ले रहे हैं. ये करेक्शन है क्वेश्चन. ठीक है, यस और नो? यस ओके, M3 25 25 grams. R3 130 130 mm. And theta 3 is equal 29 कितना है वो? 290 290. 290 पकड़ा, 270, 20 और ये पकड़े. हाँ ठीक है, चल जाए. ओके, नाउ let us move towards the next part. Can you get me the value of M1 R1? M1 R1 कितना है? M1 R1 35 into 110 3850 3850. ठीक है, ग्राम्स mm. M2 R2 M2 R2 कितना आएगा? 15 1350 कितना? 1350 1350 grams mm. Next, M3 R3 is equal to how much? 25 into 130. कितना आएगा? 3250 3250 grams mm. Now we say that take scale लेने का अपने को. क्या स्केल लेने का है? 500 grams mm is equals to 1 centimeter. बराबर. तो मुझे एक चीज बताओ, इसको 500 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आता है? डिवाइड दिस बाय 500. 7.7
7.7 आगे कुछ है? नहीं 7.7 सेंटीमीटर। इसको करो 500 से 2.7 सेंटीमीटर। इसको करो 500 से 6.5 6.5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चा? नाउ व्हाट यू विल डू, ये जो एंगल दिया है ना, तो अपने को बताया नहीं कि एंगल M1 M2 के बीच में है, M2 M3 के बीच में, ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ एंगल दिया। एंगल दिया मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कहाँ से? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो व्हाट यू विल से, सबसे पहले जो है हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना, सो दिस शुड बी वेरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नाउ इसको हम बोलते हैं स्पेस डायग्राम। कौन सा डायग्राम बनाया है हम लोग ने? स्पेस डायग्राम। और फिर एक और डायग्राम बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर डायग्राम। अब सबसे पहला है 40 डिग्री। 40 डिग्री मतलब यहाँ पे ऐसे कहीं रहेगा। दिस शुड, एंगल शुड बी प्रॉपर। ये 40 डिग्री प्रॉपर होना चाहिए। ये एंगल जो 40 डिग्री हमने लिखा है ना, ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ये लाइन आप कितना भी बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इधर लिखने का M1। क्लियर विद दिस? हाँ बच्चा, हाँ स्पेस डायग्राम इज ड्रॉन ओनली टू गेट द एंगल। ये लाइन का एंगल मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद कितना डिग्री है बच्चा? 120 120 मतलब 90 प्लस 6, 90 प्लस 30, तो यहाँ पे कहीं आएगा। दिस इज योर नथिंग बट N2। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? 290 290 मतलब 270 plus 20 प्लस 20 ना, सो दिस इज M3। तो आप इधर एंगल ऐसे लिखेंगे, दिस इज 120 and this angle is how much? 290 290। okay, any doubts clear? नो सर। तो ये ड्रॉ करो इतना। एंगल प्रॉपर लेना, नहीं तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। 40 बोले तो 40, 120 बोले तो 20, 120, 290 बोले तो 290। बाकी मार्क्स बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, लाइन लंबी बनाओ छोटी बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं।
कल भी है ना अपना लेक्चर? 2 घंटे का है तो। तो कल अपन चैप्टर कंप्लीट करने का सोचेंगे। थोड़ा हो सके तो आई विल एक्सटेंड ऑल्सो, आधा घंटा। क्या चैप्टर का किट किट खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से हम लोग एकदम अच्छे से ये कर सकते। हुआ तो बोलो हाँ बच्चा। तो क्या मैं आगे आगे ड्रॉ करूंगा, आप लोग भूल जाएंगे कि सर ने स्टेप क्या किया था। देन बेटा, हाँ Yes, sir. now we will go for vector diagram. Now what vector diagram says, vector diagram क्या बोलता है? We say that we take a point O, okay, और इस O point से we will draw a line parallel to this, ये जो मास वाला लाइन है ना, यहाँ से, this is point O। ध्यान से देखना, इस O पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें। अब लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके, एक तो आप ऊपर से ये O पॉइंट से M1 की तरफ जाओ या M1 की तरफ O। जब भी आपको ये वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, यस, ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तब किधर से जाने का, अंदर से बाहर। क्या बोला सर ने? वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तो कैसे जाने का? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर मतलब O से M1 की तरफ जाने का। सो लेट मी से, ये मेरा स्केल है, मैं पैरेलल लाइन इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? ऊपर जाऊंगा ऐसे, क्योंकि ये अंदर से बाहर ऐसे जा रहा है। सो आई विल ड्रॉ दिस। कितना बड़ा लाइन ड्रॉ करूंगा? हाँ बेटा,
7.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन जो है मेरा ये वाला है, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ दिस लाइन ऑफ हाउ मच 2.7. 2.7, दिस इज 2.7 सेंटीमीटर बी। अब देखो ये पॉइंट O1, ये मेरा पॉइंट जो है, इस पॉइंट से मैं इधर जा रहा हूँ अंदर से बाहर, क्यों? वैल्यू किधर है मेरा? पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं किधर जाऊंगा? नीचे के साइड में, करेक्ट? यस और नो? कितना नीचे आऊंगा मैं? 6.5. 6.5. It'll come like this. This is what my C. Okay. अब ये ज्वाइन करना है मुझे, तो ज्वाइन करने के लिए आई विल गो फॉर डॉटेड लाइन। अब मैं डॉटेड लाइन से इधर ज्वाइन किया, यस। तो मेरा ये एरो ऐसे, ये वाला एरो ऐसे, ये वाला एरो ऐसे। एरो का नेचर चेंज मत करो, सेम एरो। इफ माय एरो इज मूविंग लाइक दिस, सेम एरो मेरा मोशन आएगा। अब ये एरो इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो यहाँ पे मेरा आएगा रिजल्ट पैरेलल टू OC, and this is MR. This is nothing but MR RR. समझे आप बच्चा? Yes sir. ड्रॉ करके देखो। अब अभी पता नहीं मेरा आपका भी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, बट दिस इज नॉट टू दी स्केल ना। मैंने नॉट टू दी स्केल बनाया, आपका हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट आए। सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? थोड़ा डिफरेंट है सर. थोड़ा मतलब ये सी नीचे जा रहा है कि ऊपर ही है? ओ से ऊपर है सी के ओ से नीचे? ऑलमोस्ट सेम लाइन है सर, ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ ठीक हाँ, है बस. चलेगा चलेगा चलेगा। ऑलमोस्ट सेम लाइन बोला तो, लेकिन ऊपर ही है ना सी, थोड़ा तो ऊपर रहेगा ना। हाँ सर. हाँ ठीक। हो गया आपका प्लॉट करके? तो MR RR इज इक्वल टू OC। कितना है OC? कितना सेंटीमीटर है चेक करो। 6.7. 6.7 सेंटीमीटर। So MRRR is equals to 6.7, और स्केल क्या था अपना? 500 ना, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर अपने को रेडियस दिया है, एक और दिया हुआ है। what else is given? RR is equals to 100 mm ना, पढ़ो उधर। Find the fourth mass if the radius is 100 mm. Yes or no? yes. So this is also given. So we say that MR into 100 is equals to 6.7 into 500. So MR कितना आएगा? ये कौन सा डायग्राम है? 33.5 सर. कितना? 3350. 33.5. 33.5 grams. So this comes, ये जो अपने को मिला है कहाँ से मिला है? वेक्टर डायग्राम से। कहाँ से मिला है? वेक्टर डायग्राम से। अब क्या करो, अब ये लाइन को पैरेलल लेके इधर ड्रॉ करो, इसी पे, सच दैट इस पॉइंट से ऐसे लाइन आना चाहिए। और मुझे बताओ
how much is theta r? वन 190 है सर. 190 is the theta r. अभी सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम नहीं आएगा, सबका आगे पीछे थोड़ा बहुत रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा सबका. ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसने जितना एक्यूरेट बना रहेगा उसको वैसा आंसर आएगा. बट सबका आंसर सेम टू सेम नहीं होगा, किसी को 35 मिला रहेगा, किसी को 31 मिला रहेगा, चलेगा. ठीक है, किसी को 192 मिला रहेगा, किसी को 188 मिला रहेगा, तो इट्स ओके, मतलब चलेगा. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आंसर प्रॉपरली नहीं आ रहा है, आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उतना तो डिफरेंस रहेगा, बिकॉज दिस इज एन डायग्रामेटिक अप्रोच, दिस इज एन ग्राफिकल अप्रोच. तो ग्राफिकल अप्रोच में कैसा होता है कि आपने थोड़ा सा पेंसिल को ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा लाइन जो आपको लेना चाहिए था 40, तो आपने गलती से 40 तो मार्क किया था, लेकिन लाइन लेते लेते आप 39 का ड्रॉ कर दिए. तो आपने 39 का ड्रॉ किया तो इधर एरर हो गया. ऐसे हर जगह पे कुछ ना कुछ तो एरर होते जाएगा. तो वो सारे एरर को हम अगर इंकलकेट करेंगे तो आंसर सबका अलग अलग ही आने वाला है. तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं कि अगर सबका आंसर अलग आया तो. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, with this we have completed with the that is the problem on balancing of several masses on single plane. अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ दी सेवरल मासेस इन डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन के अंदर कैसे होगा. ठीक है, तो ये कैसा था कि एक ही प्लेन में था, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर इधर मास है, इधर मास है, इधर मास है, और ये घूम रहा है, डोंट यू थिंक सो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक मूवमेंट क्रिएट करेगा. यस और नो? यस सर. तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मूवमेंट क्रिएट किया तो वहां पे बैलेंसिंग दो चीज का करने का, फोर्सेस बैलेंसिंग भी करने का है और मूवमेंट बैलेंसिंग भी करने का है. ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे इन दी कमिंग लेक्चर, दैट इज टुमारोज लेक्चर. कितने बजे का है वो? 9 बजे का है ना. So we'll do at tomorrow's lecture. So by the time, enjoy. कल है ना लेक्चर, पक्का है ना? हाँ सर. तो टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं है, बट हो सकता है, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट डेज पे टॉम और FM HT और आपका लेक्चर है, तो कल हो सकता है. नहीं, अल्टरनेट डेज नहीं, मतलब टाइम टेबल में तो दिया है मेरा. कल थर्सडे है ना? हाँ सर. हाँ, तो मिलते हैं फिर कल. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर.